guys, welcome back once again and welcome to those who are new to the channel. This is Artha this side and today's section of video is going to be the part of your chapter 3 sexual reproduction, that is in human being, right? Reproduction in humans. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर गैमेटोजेनेसिस. हम किसकी बात करेंगे? गैमेटोजेनेसिस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ब्रेक करते हैं वर्ड को कि ये गैमेटोजेनेसिस वर्ड बना कैसे है. ठीक है, तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो सबसे पहला जो टर्म है वो होगा गैमेट प्लस जेनेसिस. ठीक है, क्या? जेनेसिस. ओके, तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन. बच्चों हम यहाँ पर हमने इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला पार्ट है इसका गैमीट एंड सेकेंड पार्ट इज जेनेसिस. क्लियर हुआ? तो गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली अनदर पार्ट कि जब गैमीट, पहले हम जेनेसिस की मीनिंग समझ लेते हैं. मैं आपको सबसे पहले जेनेसिस की मीनिंग समझाती हूँ. तो बेसिकली जेनेसिस की मीनिंग क्या होती है कि कोई चीज़ बनना. जेनेसिस मतलब जेनरेट होना. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारा गैमेट का जनरेशन हो रहा है. मतलब गैमेट के प्रोडक्शन या फिर बनने के प्रोसीजर को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एक्चुअली कंटेंट में हमारा दिया हुआ है. ठीक है, testis and ovary produce the male and female gamete respectively by gametogenesis. तो यहाँ पर कह रहा है कि गैमेटोजेनेसिस के थ्रू ओवरीज एंड टेस्टिस में हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, बनते हैं. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल. तो यहाँ पर एक टर्म इम्पॉर्टेंट दिया है कि जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टर्म, और फीमेल्स में हमारा टर्म होता है किस चीज़ का? oogenesis का. क्लियर? तो मतलब कि आप स्पेसिफिकली अगर आपको बात करनी है तो मेल्स में आप कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब वहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं, और फीमेल्स में oogenesis हो रहा है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की. एज अ सीक्वेंस हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, फिर फीमेल पढ़ा है, उसी सीक्वेंस में हम आगे देखेंगे. तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि जब स्पर्म का प्रोडक्शन होना शुरू होता है. ठीक है, तो अगर हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से इसे समझना चाहें, आई थिंक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो एक ये स्पर्मेटोगोनिया होता है. स्पर्मेटोगोनिया, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये क्या होता है, तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसको आप कह सकते हो मदर सेल. क्या कहोगे? मदर सेल. ठीक है, तो मदर सेल जो होती है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. फिर वहाँ से आपका क्या होता है, उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए वो हो जाता है, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. फिर वहाँ पर मियोसिस 1 होता है, तो वहाँ से हमारा डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का. 2 बन गई, एक ये और एक ये, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई. फिर उसके बाद इसमें मियोसिस सेकेंड होता है जिससे आपके क्या बनते हैं? 4 रिस्पेक्टिव स्पर्मेटिड्स बनते हैं. क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स. अब इन स्पर्मेटिड्स से हमारे मेल स्पर्म्स बनेंगे 4, क्योंकि हमारे स्पर्मेटिड्स की काउंटिंग कितनी है? 4. तो स्पर्म कितने बनेंगे? 4. क्लियर हुआ कि क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आपकी मदर सेल होती है, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम. वहाँ से आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. सबसे पहला पॉइंट स्पर्मेटोसाइट्स में कि आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. देन हमारा सेकेंडरी बनता है थ्रू मियोसिस. फिर सेकेंडरी से हमारा फिर मियोसिस 2 होता है जहाँ पर हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर उन्हीं 4 रिस्पेक्टिव स्पर्मेटिड्स से हमारा मेल स्पर्म बनते हैं. क्लियर हुआ? अगर हम थोड़ा डिटेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज इमेच्योर जर्म सेल. तो यहाँ पर है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप होते हैं, जिन्हें हम इमेच्योर जर्म सेल्स भी बोलते हैं. मैंने मदर सेल बताया है, आप यहाँ पर इसको जर्म सेल भी बोल सकते हो. दोनों टर्मिनोलॉजी राइट है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
विच आर प्रेजेंट इन इनर वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल पर स्ट्रक्चर होता है और यहीं से हमारे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेज इन नंबर बाय माइटोसिस। सो माइटोसिस आपको पता है कि दो तरीके के डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, मतलब इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन। बट जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है उसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, उसमें माइटोसिस होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, जस्ट द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ओके, तो ये आपका मैंने इसको आपको बताया। और जो अगर हम इनके नेचर की बात करें, सो दे आर डिप्लॉयड, मीन्स दे हैव टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो कुछ स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें हमारा आगे चल के मियोसिस होता है। मतलब हम एक चीज़ समझते हैं, अच्छे से इसको समझना है, ये है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ पर 1 सेकेंड, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या आती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के ये स्ट्रक्चर बना दें तो ये हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी ना। तो ये है, फिर ये इनका क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि माइटोसिस होता है। कहाँ पर? इस पॉइंट पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। बट जस्ट उसी के बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर आपका मियोसिस होता है, मतलब ये मियोसिस 1 है। इसके बाद यहाँ पर बन गए आपके, फिर इनमें रिस्पेक्टिव आपका क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस 2। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारा मियोसिस होता है। तो पहले मियोटिक डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल बनती हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। फिर उनमें फर्दर मियोसिस होता है, तो जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को डेवलप करती है, ठीक है। और यही स्पर्मेटिड्स आगे जाकर हमारे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। आपको पता है स्पर्म का नेचर कितना होता है, हैप्लॉइड, दैट इज N। तो यहाँ पर आप देखो, आपको इसका प्रूफ भी मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका मियोसिस हो रहा है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं उनका नेचर कैसा हो जाता है, N नंबर, ठीक है। क्या हो जाता है उनका नेचर, N हो जाता है। तो जब उनका नेचर N हो जाता है, मतलब हाफ हो गया, तो यानी कि जो स्पर्म बनेगा उसका नेचर भी कैसा होगा, N होगा, ठीक है। तो जस्ट इसके बनने के बाद क्या होता है कि जस्ट जैसे ये बनता है उसके जस्ट बाद ये सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है। मैंने सर्टोली सेल्स के बारे में बताया था। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, दीज आर काइंड ऑफ सेल्स जो कि आपका क्या करती हैं, बेसिकली स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे स्पर्म्स बनते हैं वो तुरंत ही जाकर सर्टोली सेल्स पे लग जाते हैं। जब वहाँ पर वो लग जाते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन बनता है और वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटो स्टार्ट कब होती है, तो एज अ इनिशियल पीरियड ऑफ योर प्यूबर्टी, जैसे आप अपनी प्यूबर्टी को टच करते हो अराउंड द एज ऑफ योर 12-13, यू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन बॉडी। इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन जब आपकी बॉडी में रिलीज होगा तभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इसमें 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड, ठीक है। तो 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। पहला जो हार्मोन दिया हुआ है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, जो कि हमारी बॉडी में ल्यूटिनाइज करता है स्ट्रक्चर्स को, वो आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। यही दोनों हार्मोन आपका गोनेडोट्रोपिन्स में फीमेल्स में भी रिलीज होता है। वहाँ पर इनका फंक्शन कुछ और होता है, मेल बॉडी में इनका फंक्शन कुछ और होता है। जो हमारा LH होता है वो लेडिक सेल्स की तरह एक्ट करता है,
ठीक है। लेडिक सेल्स क्या होती हैं बेसिकली, जो लेडिक सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जो हमारा एलएच होता है वो हमारा सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, आप शॉर्ट में समझो, ठीक है। और जब एंड्रोजन्स हमारे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगेंगे मेल बॉडी में, तो वो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा एफएसएच है, हमारा एफएसएच वो क्या करता है बेसिकली, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, तो उनके ऊपर वर्क करता है सो दैट द स्पर्म गेट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम स्पर्म इतनी बार बोल रहे हैं तो अब हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं स्पर्म का, राइट। तो ये है आपकी स्क्रीन पे आपका स्ट्रक्चर, ओके, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल। तो सबसे पहला जो है आपका टेल है। आपको पता है टेल से क्या फंक्शन होगा, बेसिकली टेल से फंक्शन होगा कि वो मूवमेंट कर पाएगा। तो आपको पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो तेज़ी से मूव करने का मेन रीज़न यही है क्योंकि उनके पास बहुत ही फ्लेक्सिबल और लॉन्ग टेल होती है, तो उसी टेल की हेल्प से वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इनके पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस इसे बोलते हैं, सबको पता है, इन आप लोग क्लास 11th-12th में पढ़ कर आए हो। पावर हाउस है तो मतलब ये किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, एटीपी बना रहा है, यानी कि आप सेल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो ये जो ये जो स्पर्म है इसे आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी से मूव करता है। जो स्पर्म तेज़ी से मूव नहीं करेगा वो ओवा से फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि एटीपी बनाता है। और जब एटीपी वो बनाता है तो इसका रीज़न है कि ये स्पर्म को अपना स्पेसिफिक एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो तेज़ी से वर्क करता है, ठीक है। आपका आता है मिड पीस। ये मिड पीस जो होता है बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है कि शॉक जो होता है वो इसे एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है या फिर आप कह सकते हैं ऐसा केमिकल होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। फिर आपका न्यूक्लियस आ जाता है, और जो हेड स्ट्रक्चर होता है उससे पहले हमारा आता है नेक स्ट्रक्चर, मतलब टेल, फिर नेक, फिर आपका हेड, ठीक है। हेड में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है एक्रोसोम, ठीक है। ये एक्रोसोम क्या करता है कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके, स्पर्म के हेड पे। और जैसे ही स्पर्म, ठीक है, ऐसे अगर हम कह लें कि जैसे ही स्पर्म आपका एग के पास आता है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं एग है और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, स्पर्म है, ठीक। जैसे ही स्पर्म, और इसके ऊपर ये भी हम बना लेते हैं जिसकी बात कर रहे हैं हम, एक्रोसोम की, ठीक है। यहाँ पर ये एक्रोसोम लगा हुआ है, मेरी ड्राइंग इस पे इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है तो आप समझ जाइएगा, राइट। तो यहाँ पर एक्रोसोम लगा हुआ है, तो जब ये स्पर्म यहाँ से मूव करके इस हमारे स्ट्रक्चर के पास आता है, अगर हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर लें, ये हम मान लेते हैं हमारा है, तो जैसे ही वो इस स्ट्रक्चर के पास यानी एग के पास आएगा तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो एक्रोसोम है ये पेनिट्रेशन का काम करती है, मतलब एग की वॉल जो है इसे वो गलाने का काम करती है। जब वो इस वॉल को गला देती है, जब इस वॉल को वो पेनिट्रेट कर लेती है, ख़त्म कर देती है, तो अब ये स्पर्म इसके अंदर जाता है। एंड जब ये स्पर्म इसके अंदर जाता है तो उस अंदर जाने के बाद जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब एक्रोसोम अपना पेनिट्रेशन का काम करेगी, आउटर मटेरियल यानी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग को पेनिट्रेट करेगी, गला देगी, और उसके अंदर जो हमारा स्पर्म है वो चला जाएगा, तो उस जाने के प्रोसीजर को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने पूरा होल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए बिकॉज द वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून एंड शेयर।